हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। बच्चों, मैंने पिछला जो लेक्चर था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक नई यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। सबसे पहले तो करंट आपको बताया था कि करंट क्या होता है। करंट का फॉर्मूला I=Q/T या NE/T लिख सकते हैं। फिर एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं, करंट का सोर्स क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ करंट आपको बताया था। फिर आपको मोबिलिटी बताई थी और फिर आपको मैंने बताया था कि किस तरह से कंडक्टर के अंदर जब तक वो किसी सोर्स से अटैच नहीं होता है कोई भी वायर, तब तक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो रैंडम मोशन करते हैं, जिस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, थर्मल स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड कौन सी होती है, जब हम किसी सोर्स से अटैच कर देते हैं। तो थर्मल स्पीड तो ज़ीरो नहीं होती, बट थर्मल वेलोसिटी आपको बताई थी उसका एवरेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। और जब हम उस कंडक्टर को किसी सोर्स से अटैच कर देते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है। और आपको बताया था मैंने उसमें रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम बताया था इट इज़ द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यूज बहुत कम होती है 10⁻⁻14 का। ठीक। सेकेंड, उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई थी उसमें मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम। आप ये कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम में जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। और लगभग ये एवरेज वैल्यूज 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है, मीन फ्री पाथ। और इसमें करंट के बारे में तो हाँ, एक दो क्वेश्चन इस पर कराए थे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो I=NE/AVD, जिसको मैं आज आपको डेराइव करा रहा हूँ और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था VD=8τ, उसको हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि I=NE/AVD का डेरिवेशन क्या होगा। अच्छा हाँ, करंट डेंसिटी भी बताया था मैंने, J=I/A, है ना। या I= आपको क्या बताया गया था, J.A या J cos थीटा। ठीक है। तो इसमें अब आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो कुछ आज सवाल भी करेंगे। जो एलन का मॉड्यूल है उसमें जो पहली एक्सरसाइज है बिगिनर बॉक्स 1 भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी करेंगे, ताकि जो पिछला मैंने पढ़ाया था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक दो फिर ओम्स लॉ भी आज ही आपको बता देते हैं। तो कोशिश करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेटा मैक्सिमम जो लेंथ हो हर लेक्चर का 45 मिनट के आसपास हो। इससे बड़ा मुझे समझ में नहीं आता, फिर आप देखेंगे नहीं पूरे लेक्चर को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लेंथ मैक्सिमम 45 मिनट की रहे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक रिलेशन डेराइव कराते हैं। डेरिवेशन या रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई में रिलेशन एक तरह से I एंड VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को I से, आपको बता चुके हैं सब। ठीक है। मान लीजिए, चलिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। जी आपका कंडक्टर है, इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स से 20 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया। मान लीजिए इसकी लेंथ है L, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कितनी है, N, आपको पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बात समझ में आ गई। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। करंट का डायरेक्शन कैसे मार करेंगे बेटा, इधर से इधर, हायर टू लोअर, ये आपका करंट। ठीक। मान लीजिए कि किसी टाइम पर यहाँ पे जो चार्ज है Q, ठीक, T टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ पर पहुँच गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, I इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, Q/T। ये क्वेश्चन बन कर लिया। Q क्या है,
Q is the total charge which passes from this cross section to this cross section in time t। ठीक, अब इस चार्ज की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं और यहीं पे पुट कर देंगे और फिर आपका करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में कुल आपके n इलेक्ट्रॉन हैं तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना, एरिया ए इंटू एल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, ए एल। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल हो गया। अच्छा, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, तो इस ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, एन ए एल। ठीक, ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई के बराबर, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बेटा, एन ई ए एल। ये इतना चार्ज होगा, इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्यू। ठीक, क्यू इक्वल टू एन ई ए एल। ये इस वॉल्यूम में इतना कुल चार्ज है, तो ये चार्ज क्यू यहाँ से यहाँ टी टाइम में फ्लो किया, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन वन आई इक्वल्स टू एन ई ए एल अपॉन टी। ठीक, इस लेंथ को कवर किया कितने टाइम में, टी टाइम में, और यही लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो यहाँ दौड़ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये क्या हो गया आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, एन ई ए वी डी। ये आपका आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फॉर्मूला, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर आपको करंट डेंसिटी निकालना हो तो जे इक्वल टू क्या बताया था बेटा, आई अपॉन ए। तो आई अपॉन ए कर देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एन ई वी डी। ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए। अब इस पर हम लोग कुछ कम से कम 8-10 सवाल करते हैं, फिर ओम्स लॉ करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में आगे इस पर कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन ये है, इफ़ आई इक्वल टू 3t स्क्वायर, आई दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या पूछा गया, चार्ज फ्लोन। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट पर मैं पढ़ दे रहा हूँ बेटा। इफ़ आई इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। चार्ज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कल आपको बताया गया था एक फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ऐसा क्वेश्चन कल मतलब पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा,
आई, या ऐसे कर सकते हैं आई डी टी, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई डी टी। और लिमिट कितने टाइम में वो आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपका टाइम कितना दे रखा है बेटा, 0 to 2 सेकेंड। तो ये आपका 0 to आई की वैल्यूज पुट कर लीजिए, 3t² प्लस 2t प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t dt। इसका इंटीग्रेशन सभी को आना चाहिए। क्या होगा इंटीग्रेशन, देखिए बेटा इसका बिल्कुल आसान। तो Q इक्वल टू आ जाएगा 3t³ प्लस 2t² प्लस 5, और लिमिट आपकी हो गई कितनी, 0 से लेके 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया t³ प्लस t², सॉरी ये 5t होगा, प्लस 5t, और ये लिमिट हो गई आपकी 0 to 2। अपर लिमिट पुट करिए तो कितना आएगा 8, टी के फिर 2 पुट करेंगे 4 प्लस 10, ठीक, माइनस 0। तो ये कितना होगा 10 और 18 4 22, 22 कूलम जी आपको। ठीक, तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस करंट की डेफिनेशन, हालांकि इसमें क्वेश्चन मैंने कराया भी था, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इफ Q इक्वल टू, Q कितना दे रखा है 2t² प्लस 5t कूलम। ठीक, क्वेश्चन ये है इफ Q इक्वल टू 2t² प्लस 5t कूलम, फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉरी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या निकालना है आपको, I निकालना है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट आपको चाहिए। और इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए देखिए यहाँ Q इस फंक्शन अब क्या दिया बेटा, टाइम, तो यहाँ I इक्वल टू आपको बताया गया था dQ/dt, तो यहाँ से d/dt ऑफ Q की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2t² प्लस 5t, डिफ्रेंशिएट करिए इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, t² का 2t हो जाएगा, प्लस 5 और t का क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका आ गया 4t प्लस 5, ये तो करंट आ गया। लेकिन आपको करंट किस टाइम पे पूछा गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो I एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ t के पे 2 पुट कर दिए, 4 × 2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 एम्पियर। बात समझ में आ गई। तो ये एक तरह से डिफरेंशिएशन का यूज, जिसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन का यूज था। ठीक है, चलिए ये तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, जो भी हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Q इक्वल टू 2t², Q इक्वल टू दिया हुआ है 5t² माइनस 2t कूलम। ठीक, फाइंड द एवरेज करंट इन द टाइम इंटरवल t1 इक्वल्स टू, कितना दिया है 2 सेकेंड, टू t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, करंट। इस टाइम इंटरवल में बेसिकली आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो आपको मैंने एवरेज करंट बताया था, एवरेज करंट निकालना है। ठीक है, तो I एवरेज का फॉर्मूला याद करिए, क्या बताया था, यहाँ देखिए Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 का मतलब T इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो चार्ज फ्लो किया उसको लिखेंगे Q2, कितना हो जाएगा, यहाँ T के 4 पुट करिए, 4 चौका 16, 16 पचे 80,
5 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा? 80 माइनस 8, तो कितना आ गया? 72। और Q1 चार्ज है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? 4 × 5 = 20, ये हो गया 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 20 माइनस 4 कितना आ गया बेटा? 16। समझ में आ गई बात? यहाँ पुट कर लीजिए आप। Q2 कितना? 72 माइनस 16, T2 कितना है? 4, T1 कितना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 56 आएगा क्या बेटा? 50 60, हाँ ठीक है, अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा? 28, 28 एम्पियर। समझ में आ गया? तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट बताया कैसे निकालना है, एवरेज करंट निकालना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, इन फॉर्मूलों का बेसिक एप्लीकेशन था। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए नोट करिए इसको और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ बेटा और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन। ये पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू रोटेट in circular orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter at the speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Find the current associated with the electron motion. ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो बेसिकली आपको एटॉमिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। आई इक्वल टू क्या अभी आपको बताया बेटा? QIT। क्यू के जगह पे आप कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा E। टी की जगह पे क्या आ जाएगा? एक चक्कर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, समझो बेटा, ये न्यूक्लियस मान लो, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। तो रेडियस तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, स्पीड भी दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगा, ये बेसिकली यहाँ टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू टी इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2πr, एक चक्कर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आपका हो जाएगा टी की जगह पे 2πr अपॉन v, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू EV अपॉन 2πr। ये वैल्यूज पुट कर दी। E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वेलोसिटी दे रखी है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड में दिया, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू 3.14, रेडियस कितना दे रखा बेटा? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये किस में दे रखा है? मीटर में। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे डेटा को, तो ये आएगा 1.12 मिली एम्पियर। आज समझ में आ गई? कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। 4 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे बेसिक्स पे करा दिए। कुछ क्वेश्चन और करते हैं अब। बिगिनर बॉक्स 1 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में, उस क्वेश्चंस को करा देता हूँ। 4 एक्स्ट्रा हो गए, 4 और हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूँ। 10,000 अल्फा पार्टिकल पास पर मिनट थ्रू ए स्ट्रेट ट्यूब ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द रिजल्टिंग करंट? एक ट्यूब है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या दे रखा है? r दे रखा है। कितने पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल 10,000। बात समझ में आ गई? पास पर मिनट, 1 मिनट में। टाइम कितना दे रखा है? ये अल्फा पार्टिकल है बेटा, और टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में इतना अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू ए ट्यूब, व्हाट इज द रिजल्टिंग करंट? करंट आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल I इक्वल टू क्या होगा? QT, और Q इक्वल टू क्या होता है? NE/T। तो N कितने अल्फा पार्टिकल हैं कुल? 10,000, मतलब कितने 10 पे पावर कितना आ जाएगा?
4 और ई कितना हो जाएगा 1.6। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है ये, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 और टाइम कितना हो गया आपका 60 सेकेंड। बात समझ में आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ आएगी ये लगभग आएगी 1/2 इंटू 10⁻16 एम्पियर आएगी वैल्यूज़। बात समझ में आ गई। तो ये आपका कैलकुलेशन है, इसमें बस समझना इतनी है बेटा कि 10,000 अल्फा पार्टिकल थे, तो ये Q/T में Q = NE, तो N तो 10,000 हो गया, लेकिन अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाइम आपको 60 सेकेंड दे रखा है, ये कर लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट एंड current through it is 3.2 milliampere. What is the number of electron striking the target per second? ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पूछा गया है, करंट आपको दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना 5 किलो वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है N/T बेसिकली। ठीक है, सॉरी डेटा तो लिखा ही नहीं। देखो यहाँ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का V = 5 किलो वोल्ट, मतलब 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। आगे दिया हुआ करंट कितनी फ्लो कर रही है I = 3.2 मिली एम्पियर, मतलब 3.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इतनी करंट फ्लो कर रही है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब E/T पूछा गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो I = क्या होगा बेटा आपका, I = आपका होता है Q/T, और Q = क्या होता है NE/T। आपसे पूछा क्या गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इसका मतलब N/T पूछा गया। ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर सेकेंड, इसका मतलब N/T = कितना हो जाएगा I/E। I की वैल्यूज़ कितनी है दे रखा है, देखिए इधर 3.2 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में था, कन्वर्ट कर दिया एम्पियर में, और E की वैल्यूज़ कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 10⁻, 3 है ना, हाँ 3 है, तो ये आपका 16 आ जाएगा। ये N/T की वैल्यूज़ मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 2 इंटू 10⁻16 होगा। समझ में आ गई बात। तो आसान क्वेश्चन, कुछ खास नहीं। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये आपका, और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये बेटा, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर इज 2 mm. A steady current is 6.25 एम्पियर इज जनरेटेड। एक कॉपर वायर है, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस निकाल लीजिए। क्या हो गया इनकम, समस्या यही। चलिए ब्लैक से लिखते हैं। द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज 2, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर इज 2 mm. A steady current is 6.25 एम्पियर इज जनरेटेड बाई 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू इट। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो आपको डायमीटर दे रखा तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस कितना जाएगा 1 mm। 1 mm का मतलब ये 1 mm दे रखा, तो 1 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये मीटर में आ गया। ठीक, करंट कितना दे रखा आपका, I दे रखा 6.25 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दे रखा 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान। देखो यहाँ पे अभी आपको फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, I इक्वल्स टू NEA VD। तो VD निकालना है, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपान NEA। I कितना दे रखा है 6.25 एम्पियर में दे रखा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। N आपको कितना दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28। E आपको पता ही है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा ये बताइए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्म देखिए ऐसा होता है, वायर आपका बेटा, तो ध्यान रखना ये रेडियस दे रखते, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये आपका रख लेते हैं, पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर का मतलब ये है तुम्हारा, तो 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बिगिनर बॉक्स 1 इज, ब्लैक से बेटा इसीलिए नहीं लिख रहा था, ये मिट नहीं रहा सही से, इंक में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लू आसानी से मिट आ रहा था। चलिए, the last question is, a silver wire of 1 mm diameter has charge of 90 coulomb flowing in 1 hour and 15 minutes. Silver contains 5.8 into 10⁻28 free electron per centimeter cube. Find the current in the wire and the drift velocity of the electron। ठीक, क्या क्या दिया देखिए, चौथा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। आर डायमीटर दे रखा, तो रेडियस लिख लेते हैं। 1 mm दिया हुआ है डायमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2 mm, ये डायमीटर हो गया। तो इसको रेडियस, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया रेडियस। चलिए, चार्ज कितना दे रखा है, क्यू की वैल्यू 90 कूलम आपको दे रखा है। फ्लोइंग इन टाइम कितना दे रखा, 1 आवर 15 मिनट। इसका मतलब ये हो गया 60 मिनट 75 मिनट, 75 मिनट। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 60 है, सेकेंड में हो गया आपका। सिल्वर कंटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखा है एन की वैल्यूज 5.8 इंटू 10⁻28 पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ये, ठीक है। तो इसको भी चेंज करिए, तो कितना आएगा ये 5.8 इंटू 10⁻28 सेंटीमीटर क्यूब को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 नीचे, है ना। तो इसको डिवाइड करें 10⁻⁻6, तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻6 पर मीटर क्यूब। ये आ गया एन की वैल्यूज। अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द करेंट, आई आपसे पूछा गया बेटा पहली चीज़, और आपको पूछा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, दो चीज़ें आपसे पूछी गई, ठीक है। देखो यार, आई इक्वल टू क्या होगा, Q/T, Q/T। तो Q कितना है 90, टाइम कितना दिया हुआ आपका 75 इंटू 60, ये आएगा 0.02 एम्पियर, ठीक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिंस आई इक्वल टू क्या होता है बेटा NEAVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू कितना आ जाएगा, I अपान NEA। आई की वैल्यूज 0.02 अपान एन की वैल्यूज आपके क्वेश्चन में दे रखा है 5.8 इंटू, ये आपका हो जाएगा 10⁻28 और 6 34, ठीक है। एन हो ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया क्या हो जाएगा आप देखिए, पाई आर स्क्वायर 3.14, और आर रेडियस कितना दे रखा है ये, तो ये 1/2 का मतलब 0.5 हो गया।
तो 0.5 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर कर लेंगे आप। समझ में आ रही बात? पाई आर स्क्वायर होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो सॉल्व करने पे आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आएगी 2.74 इंटू 10⁻⁻12 मीटर पर सेकेंड। हाँ समझ में आ रही? ये आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहली जो एक्सरसाइज थी, इसमें 4 क्वेश्चन थे, ये चारों आपके हो। कितना टाइम हो गया? अभी तो मेरे को लगता है आधा घंटा हुआ नहीं होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आज, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये बताया, इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, ये 1826 की बात है। इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। या आप कह सकते हैं वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या आपने आपको बोला, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज kept constant, then potential difference applied across the end of the conductor V is directly proportional to the current flowing in the conductor, बात समझ में आ गई? मतलब क्या होगा, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। या इसको लिखते हैं V इक्वल टू I R, या R इक्वल टू V अपॉन I। और ये क्या होता है, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होता है? जब इसकी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो वायर है, कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसका लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसका बेसिकली डायमेंशन कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, या उनका रेशियो कर सकते हैं, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर। बात समझ में आ गई? तो ये आपका ओम्स लॉ है। चलिए इसकी प्रूविंग करते हैं, कैसे निकाला गया, ठीक। कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया, I इक्वल टू NEAVD, सिंस I इक्वल टू NEAVD, इक्वेशन 1 कर लीजिए इसको। BD इक्वल टू, इसके पहले मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, BD इक्वल टू A टाउ। A इक्वल टू क्या होगा, A इज द एक्सीलरेशन, F अपॉन M इंटू टाउ। F इक्वल टू क्या होगा, QE। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो E इंटू ई अपॉन M इंटू टाउ। E इक्वल टू क्या होता है, V/L, तो इसको आप लिख सकते हैं EV/ml टाउ। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं इसको समझते हैं, एक स्टेप और लिख लें यहाँ पे। तो VD की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, इसमें ये आपका कंडक्टर है, ठीक, ये इसकी बैटरी है, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका लेंथ कितना है, एल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या बताया गया था बेटा, वी बाई, सब पुरानी चीज़ें हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, करंट कैसे फ्लो करेगी इसमें, इधर, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे वी डी की वैल्यू कैसे बने, पुट कर दो, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, एन ई वी बाई एम एल टाउ। ठीक, इस वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी को ले आइए इसके नीचे, ठीक है। तो आई अपान वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल। रेसिप्रोकल कर लीजिए तो वी अपान आई क्या हो जाएगा बेटा आपका, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक, और यही जो वैल्यूज़ है बेसिकली यह कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर। देखिए कैसे कांस्टेंट है, अगर कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखे, मतलब टेम्परेचर एंड डायमेंशन, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहले कह दिया गया उसको कांस्टेंट रखना है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये टाउ, ये दो चीज़ें ध्यान रखना बेटा, अभी इस पर डिस्कशन करूँगा। एन और टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये पहले ही बता दिया गया फिजिकल कंडीशन में कि टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन और टाउ भी कांस्टेंट हो गया। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी कांस्टेंट है। ई आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है। तो टोटल ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। तो V अपान आई इक्वल टू क्या हो गया, R, और R की वैल्यू ये कितनी हो गई, ये एक्चुअल में R का फॉर्मूला है। देखो यहाँ ये प्रूविंग हो गई इसकी बेटा ओम्स लॉ की, और R इक्वल टू आपके पास एक तरह से किधर लिखूँ, चलो इधर ही लिख देता हूँ। R इक्वल्स टू आपके लिए क्या आया यहाँ से, ml अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये है R, और ये है आपका कांस्टेंट एट द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ठीक है, इसको ज़रा मिटाऊँ थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ आपको। प्रूविंग आपको आनी चाहिए अच्छे से। आपका जो प्रूविंग आया वो ये आया, V अपान आई इक्वल टू R इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर, सॉरी एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ये क्या चीज़ है आपका, कांस्टेंट एट गिवन फिजिकल कंडीशन। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, ओम्स लॉ ध्यान रखें, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ, हर जगह इसका फॉलो नहीं होता है। ठीक, तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसे जो सब्सटेंस हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं ओमिक सर्किट, या ऐसी सर्किट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। मतलब V अपन आई का जो रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो V और I अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, ओमिक सर्किट की हम बात कर रहे हैं, ये हो गया V और I, तो हमेशा ये क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, ये। ठीक, तो ये आपका ओमिक सर्किट का ग्राफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओम्स लॉ का हमेशा हर जगह इसको ओबे करें हर सर्किट्स। जैसे आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, जब ये डायोड है, टेट्रोड है, पेंटोड है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, पीएन जंक्शन, ये सारे क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो उस केस में जो ग्राफ होता है V और I का, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका I हो गया और ये क्या होगा आपका V हो गया। तो ऐसे केस में ये जो बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेके इसका आप V और I का रेशियो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको V और I के रेशियो R इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा V अपान डेल्टा I निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे जब जो 2 पॉइंट्स पे लेंगे तो यहाँ पे इसको स्मॉल r से लिखते हैं, डेल्टा V अपान डेल्टा I, इसको कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात। तो ये इसका मतलब ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ का मतलब जिसका हर जगह पे कहीं पे भी वायलेशन ना हो उसको फंडामेंटल लॉ कहते हैं। तो इसका तो वायलेशन होता है। तो
इट्स नॉट अ फंडामेंटल लॉ, बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक है। ओम्स लॉ के डेरिवेशन आपको बता दिया, उसका स्टेटमेंट बता दिया आपको, और ओमिक सर्किट क्या होती है और नॉन ओमिक सर्किट क्या होती है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और कैसे ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इस पर कुछ सवाल करेंगे, हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको बता दूं, किस तरह से रेजिस्टेंसेस को सर्किट्स में हम लोग जोड़ते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। खैर इसमें सवाल बहुत हैं, इसलिए अगली क्लास में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।